दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी जितनी परीक्षाएं हैं सबके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो गया है आपके लिए। यहीं पर सारे कोर्स जो भी सिलेबस में हैं आपके, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, लक्ष्य में रखते हुए सारे कोर्स यहाँ चलाए जाएंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, क्वालिटी कंटेंट के माध्यम से। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं भी लाइव क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि इक्विपमेंट्स मेरे सब दूसरी जगह पड़े हुए हैं और स्टूडियो में क्लासेस नहीं आ पा रही हैं, लेकिन बहुत जल्द वो शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्द उसकी व्यवस्था हो जाएगी। आपको बहुत अच्छा और कुछ देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि अब हमारा एमसीक्यू जो रुका हुआ था विज्ञान प्रौद्योगिकी का, आज से वो स्टार्ट करेंगे। 4-5 दिन अव्यवस्था हो गई थोड़ी सी, लेकिन आज से फिर से स्टार्ट करेंगे। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ हैं पहले वाले, वो आप देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो, और आज से फिर से उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, उसके पहले हम भूगोल इतिहास का एमसीक्यू देख चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, फुल वीडियोस आ चुकी हैं उसके पहले की। यदि कोई और समस्या उत्पन्न होती तो आप हमको अवश्य बताएं, उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। P300 परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा सही है या है। अब ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आप P300 देखते हैं, अगर आता है तो सही है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर नहीं आता है तो आप फिर या तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो समझदार लोग हैं। दूसरे टाइप के लोग क्या हैं कि क्यों छोड़ें, इसको लगा ही देते हैं टिक। ठीक है, तीसरे टाइप के लोग जो है P300 नहीं जानते लेकिन लॉजिक का प्रयोग करते हैं। लॉजिक क्या है, यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के दोषी अथवा निर्दोष होने की जांच की जाती है। और दूसरा है स्टेटमेंट, इस प्रक्रिया में कुछ प्रश्नों के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न ध्वनियों तथा तस्वीरों का निरीक्षण किया जाता है। अब भले आपने P300 नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आपने ब्रेन मैपिंग पढ़ी है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, अगर वो पढ़ा है आपने, तो दोनों स्टेटमेंट उसी के बारे में हैं और दोनों ही उसके बारे में सही है। लेकिन यहाँ पर टर्म क्या यूज हुआ है, P300। तो क्या P300 को ही ब्रेन मैपिंग कहते हैं? उस समय जो लॉजिकल बंदा होगा वो सोचेगा। अब यहाँ पर भी वो दो कार्य करेगा, रिस्क लेगा, क्वेश्चन में टिक करे, क्योंकि ये दोनों ब्रेन मैपिंग के बारे में बात कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ब्रेन मैपिंग के बारे में सही है। यहाँ P300 है, वो रिस्क ले लेगा कि चलो P300 ही हो सकता है ब्रेन मैपिंग हो, भले ही उसने ये न पढ़ा हो। दूसरा बंदा क्या होगा कि वो छोड़ देगा क्वेश्चन को, रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा। अब आपको मैं ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको जब भी कोई टर्म पढ़ना है, जैसे ब्रेन मैपिंग के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में ये भी पढ़ना है क्या इसको कुछ और भी, इस परीक्षण को कुछ और भी कहा जाता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इसी तरह आप धोखा खा जाएंगे। तो बिल्कुल P300 परीक्षण को ही ब्रेन मैपिंग कहते हैं, या ब्रेन मैपिंग को ही P300 परीक्षण कहते हैं। इसमें दोषी अथवा निर्दोष होने की जांच, अर्थात कि कोई व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है, इसकी जांच कुछ तस्वीर और ध्वनियों के प्रति उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है उसका निरीक्षण किया जाता है, और इसको निरीक्षण करने के बाद तय किया जाता है कि यह दोषी है अथवा निर्दोष है। इसी को ब्रेन मैपिंग टेस्ट या P300 क्यों कहते हैं? P300 तरंगे जो हैं निकलती हैं ऐसे समय जब ये टेस्ट हो रहा होता है। एक सेंसर, एक मशीन मस्तिष्क में लगाई जाती है जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है। उसके मस्तिष्क से ये P300 तरंगे निकलती हैं और इसी का अंकन किया जाता है। और ये तरंगे तभी उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति उन ध्वनियों तथा तस्वीरों को पहचाने। ठीक, तभी ये उत्पन्न होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो इस परीक्षण में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बल्कि केवल तस्वीरें दिखाई जाती हैं, ध्वनियाँ सुनाई जाती हैं और देखा जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। तो ब्रेन मैपिंग या P300 परीक्षण, ये इसका भारत में पहला केंद्र जो है बेंगलोर की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में पहला जो है इसका केंद्र बनाया गया है। तो दोनों ही सही हैं, इसका उत्तर होगा C, दोनों सही। अगला है प्रकाशिक तंतु संचार के विषय में सही नहीं है। तो प्रकाशिक तंतु संचार, इसको इंग्लिश में आप ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहेंगे। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विषय में क्या सही नहीं है? पहला है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि प्रकाश जिस कोण से गिरता है किसी माध्यम से, सघन से विरल में आएगा और
किसी एक निश्चित कोण पर गिरेगा, इसी कोण से, इसी दिशा से, अर्थात यही कोण बनाते हुए वापस आ जाएगा, अर्थात पर अपवर्तन नहीं होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें चूंकि अपवर्तन होता नहीं है तो इसलिए ऊर्जा उपभोग जो है न्यूनतम होता है, ठीक है, सबसे कम ऊर्जा जो है इसमें उपभोग में आती है, तो ये भी सही है। तीसरा है प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका उपयोग बढ़ रहा है, ठीक है ना। टेलीफोन संचार हो या अन्य संचार हो, उसमें प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बढ़ रहा है, और यहाँ पर वाईफाई वगैरह इसीलिए बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं क्योंकि उसमें रेडियो आवृत्ति का अवरोध बहुत कम या नगण्य होता है, मुक्त होता है एक प्रकार से। दूसरा है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग भी न्यूनतम होता है। फिर है भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण रिलायंस करता है, ये गलत है। सन 2000 से इसका निर्माण शुरू हुआ और स्टारलाइट एक कंपनी है वो इसका निर्माण करती है। कौन? स्टारलाइट, ठीक है, स्टारलाइट समूह है, उसने इसका निर्माण प्रारंभ किया, न कि रिलायंस। तो ये डी इसका गलत है, बाकी सब सही है। अगला है सही सुमेलित नहीं है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस का ओम मात्रक होता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कूलाम नहीं होता है दोस्तों, इसका वोल्ट होता है मात्रक। कूलाम जो है विद्युत आवेश का, ठीक है ना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है, बिल्कुल सही है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर, ये भी सही है। विभवांतर वाला गलत है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, न कि कूलाम। कूलाम ये आवेश का मात्रक है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पानी में डाल देने पर तैरने लगेगा? तो ऐसे तो कोई ग्रह आप पानी में डाल नहीं सकते, इतने सक्षम तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए, मानने में तो कुछ नहीं जाता है, मानने को पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में ले सकते हैं, आप भगवान बन सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा ग्रह है जो पानी में डाल देने पर तैरने लगेगा? देखिए, साइंस का एक बहुत ही सरल नियम है कि जो भारी तरल होगा, दो तरल अगर हैं या एक तरल है और एक ठोस है, तो घनत्व अगर उस ठोस का तरल से अधिक रहेगा तो वो ठोस तरल में डूब जाएगी, और इस ठोस का अगर घनत्व तरल से कम है तो वस्तु तैरेगी। तो यहीं पर यहाँ पे यूज़ करना है। तो शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है दोस्तों जो कि पानी से हल्का होता है, अर्थात पानी से इसका घनत्व कम होता है। तो इसको जब पानी में डाल देंगे आप, इस ग्रह को मान लीजिए छोटे छोटे लड्डू के आकार के बन गए, तो शनि ग्रह को अगर डालेंगे पानी में तो ये तैरेगा, बाकी सभी डूब जाएंगे, बाकी सबका घनत्व अधिक होता है। तो शनि ग्रह का घनत्व है दोस्तों 0.70 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मात्र होता है। और जितने भी ग्रह हैं उनके घनत्व की तुलना में सबसे कम घनत्व अगर किसी का है तो शनि ग्रह का है, इसीलिए यह पानी में तैरेगा। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन आदि गैस पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी इसका उत्तर हो जाएगा। पानी में पड़ी, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जो डाउट्स हैं वो पूछते रहिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट डे उन डाउट्स को, चूँकि लाइव होता तो देख करके आपके उत्तर तुरंत दे देता, अभी लाइव हूँ नहीं, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो आता है, तो अभी आपके उत्तर मैं अगले वीडियो में ही दे पाऊँगा। पानी में पड़ी हुई परखनली के चमकीले दिखने का कारण, देखिए अब दो प्रश्न मैं ऐसे लाया हूँ आपके लिए अगले, जिससे आपको परावर्तन अपवर्तन की घटनाओं संबंधी जो प्रश्न आते हैं वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो पानी में पड़ी, देखिए दो चीज़ें याद रखिएगा, यही मैं बता दूं, चमकीला दिखना तो परावर्तन, टेढ़ा मेढ़ा दिखना, ठीक है, या अपनी मूल स्वरूप से अलग दिखाई पड़ना, वह अपवर्तन हो जाएगा। तो परावर्तन अपवर्तन में जब घटनाएं पूछेगा, देखिए इसका सिद्धांत तो अलग है, वो सिद्धांत अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, दूसरी बात है वो आपके लिए जरूरी भी नहीं है। आपको जो पूछता है वहाँ पे आपको सामान्य चीज़, आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी चूँकि अब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो साइंस में बहुत ज़्यादा घुसने की आवश्यकता नहीं है, जो सरल सिद्धांत है वो जानने की आवश्यकता है। तो जहाँ पर चमकीला दिखने वाली बात आएगी वहाँ पर परावर्तन होगा,
जहाँ पे वास्तविक स्वरूप है उससे अलग कुछ दिखाई पड़ेगा वो अपवर्तन होगा। अब देखिए, पानी में पड़ी हुई परख नली के चमकीली दिखने, अब यहाँ चमकीला दिख रहा है तो कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाश जब सघन माध्यम से, सघन माध्यम मतलब जैसे आपको कांच से वायु में जाए, सघन है कांच और वायु जो है विरल है कांच से, तो सघन से विरल में जब जाएगा तो सघन माध्यम में आपतन का कोण का जो मान होगा, जिस आपतन कोण मतलब जिस कोण से ये किरण गिर रही है, ठीक है, जब क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा, एक क्रांतिक कोण होता है, ठीक है, प्रत्येक माध्यम का एक क्रांतिक कोण होता है, उस क्रांतिक कोण से यदि अधिक हो जाएगा तो प्रकाश जो है सघन माध्यम के पृष्ठ से, जो सघन माध्यम का पृष्ठ है जहाँ पर वो गिर रही है, आपतित हो रही है, उससे परावर्तित होकर सघन माध्यम में पुनः वापस हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर माध्यम में जो गिरा, विरल माध्यम सॉरी, तो यहाँ से परावर्तित होकर के ठीक इसी कोण से, जिस कोण से गिरा था वो वापस हो जाएगा। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश जितना गया उतना ही, जिस गति से गया और जिस कोण से गया उसी कोण से वापस आ गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अगर आंशिक की बात करें, आंशिक क्या होगा? तो थोड़ा कुछ वापस चला जाए और कुछ अपवर्तित हो जाए, ठीक है, अपवर्तन भी हो। जब प्रकाश माध्यम में घुस जाएगी तो अपवर्तन हो जाएगा, ये वापस चला जाए तो परावर्तन हो जाएगा। तो और अपवर्तन में होता क्या दोस्तों कि प्रकाश जैसे कि जिस कोण से गिर रहा है तो अपवर्तित होने के बाद दूसरे माध्यम में जाने पर ये अपनी दिशा से भटक जाता है, कुछ मुड़ जाता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जब हम किसी जल में अगर परख नली को डुबोएं या कोई पेन डाल दें तो टेढ़ा दिखाई पड़ता है, वो टेढ़ा दिखाई पड़ता है। अपने मार्ग से अपवर्तन में क्या होता है? अपने मार्ग से थोड़ा सा मुड़ जाती है रे, जिसके कारण कि ऐसी परिघटना हमको दिखाई पड़ती है। तो परख नली के चमकाई दिखने, परख नली के चमकीली दिखने का जो कारण है, जो पानी में पड़ी हुई है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके अन्य जो उदाहरण पूछे जाते हैं, हीरे का चमकना, रेगिस्तान, या फिर आप सड़क पे चल रहे हैं धूप में तो मरीचिका का दिखाई पड़ना, ठीक है, चमकीली सतह का दिखाई पड़ना, पानी में हवा भरे बुलबुलों का चमकीला दिखाई देना, पानी में पड़ी परख नली का चमकना, जो इंडोस्कोपी होती है, आपके शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए प्रयुक्त होती है इंडोस्कोपी, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही आधारित होती है। यहाँ तक कि कांच का चटका हुआ भाग जो है चमकीला दिखाई देता है, वो भी किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण कि कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित नहीं होती है। अब आप आसानी से बता देंगे, जैसा कि हमने बताया आपको। देखिए, तारों का टिमटिमाना, ये टिमटिमाना और चमकने में अंतर है दोस्तों, ठीक है ना, ये टिमटिमाना है न कि चमकना है। तो तारों का टिमटिमाना, द्रव में अंशतः डूबी छड़ का टेढ़ा दिखना, सूर्योदय के समय क्षितिज पर सूर्य का दिखना, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, तो ये चमकीला जहाँ पर आ जाएगा वो परावर्तन हो जाएगा। बाकी ये तीनों घटनाएं जो हैं अपवर्तन की घटनाएं हैं। तो कांच का चटका वो भाग चमकीला दिखाई देना ये परावर्तन के कारण है, न कि अपवर्तन के कारण है। तो अन्य जो उदाहरण अगर हम बताएं आपको अपवर्तन के जो पूछे जाते हैं, जैसे पानी में भरे गिलास की तली में पड़े सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, जल के अंदर मछली या कोई वस्तु अगर है तो जो आभासी गहराई है वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना, अर्थात बहुत नीचे रहता है तो हमको ऊपर प्रतीत होता है। यहाँ इसके अलावा अगर कोई उदाहरण जो पूछा जाता है आपसे कि जल भरे बर्तन या तालाब आदि की पेंदी का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होने, जैसे बल्टी में जल भरते हैं तो बल्टी की जो पेंदी है वो ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, अर्थात कम गहरी, ऐसा लगता है कि बाल्टी बहुत छोटी है, इसकी तली बहुत ही ऊपर आ गई है। तो ये ऐसा होता नहीं, दरअसल ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण संभव होता है।
तो आपको हमने बताया एक चीज़ कि एक चमकना होगा, वो परावर्तन के कारण, और कोई जो वस्तु है वास्तविक स्वरूप से थोड़ा सा अलग आभासी स्वरूप जो दिखाई देगा, वो ऐसी जो प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी वो अपवर्तन के कारण होती है। ये मन में अगर आपके आ गया, बाद में आप लॉजिक लगाएंगे तो आपको वही उत्तर सही मिलेगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम जो सिद्धांत है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमने वैज्ञानिक सिद्धांत न बताकर व्यवहारिक एक आपको लॉजिक बताया है, जो आप यूज़ करेंगे तो आप सफल होंगे। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक कलर, प्राइमरी जो कलर हैं वो कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला, ए ऑप्शन सही है। इन्हीं का प्रयोग, प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग आपकी रंगीन टीवी जो कहते हैं, रंगीन टीवी, उनमें इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं। आदि जो हैं जैसे पीला, मैंजेटा, पिकाक, नीला आदि, ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। और जो आपकी रंगीन टीवी होती है उसमें प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है, लाल, हरे और नीले का। बोलो, अक्सर देखिए क्वेश्चन मैंने इसलिए शामिल किया, देखन में छोटो लगे और घाव करे गंभीर, ऐसे प्रश्न अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो आप कोडिंग के माध्यम से इसको रट सकते हैं चाहें तो। जैसे कि एक कोडिंग मैं आपको बता देता हूँ, लाल टमाटर, हरा मिर्चा, नीला आसमान। तो इस ढंग से याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। बोलोमीटर मापन करता है, तो बोलोमीटर दोस्तों ये ऊष्मीय विकिरण का मापक है। ठीक है ना, ऊष्मीय विकिरण का मापक है बोलोमीटर। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण का। पहियों की गति का ओडोमीटर होता है। वायु घनत्व का एरोमीटर, ये वायु या गैस का घनत्व हुआ एरोमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है। अन्य भी कुछ उपकरण हैं, मापक यंत्र, जो अक्सर पूछे जाते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे टैकोमीटर हो गया। इसका प्रयोग वायुयान की गति मापने का यंत्र होता है ये। ठीक है, वायुयान जो है कितनी गति से चल रहा है, टैकोमीटर। गैसों का घनत्व मापने का एरोमीटर होता है, लेकिन गैसों का दाब मापने का यंत्र पूछा जाए तो मैनोमीटर। एक्यूमुलेटर का प्रयोग क्यों होता है? विद्युत ऊर्जा को संचित करने का या नापने का यंत्र होता है एक्यूमुलेटर। गैल्वेनोमीटर पूछा जाता है। देखिए, विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है अमीटर, लेकिन विद्युत धारा की प्रबलता मापने का यंत्र होता है गैल्वेनोमीटर। और एक होता है विस्कोमीटर, इसको द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य भी हम आपको बताएंगे, विज्ञान वाले आप वीडियो में देख सकते हैं जो फुल वाला आपने बनाया है। ठीक है, आगे भी बताते रहेंगे। इसका जो उत्तर होगा ए, ऊष्मीय विकिरण का मात्रक है बोलोमीटर। रेडियो तथा टेलीविज़न का कैबिनेट बनाने में, जो कैबिनेट बनता है रेडियो तथा टेलीविज़न का, अर्थात बाहरी जो सतह होती है, वो कैबिनेट किस सतह का, किस बहुलक का उपयोग में किया जाता है वो कैबिनेट बनाने में। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यूपी पीएससी में भी, यूपी ट्रिपल एससी में भी। तो याद रखिएगा, पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन का प्रयोग रेडियो और टेलीविज़न के कैबिनेट बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन का किस में किया जाता है? ये भी बहुलक है, सब बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। जो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन होते हैं, ठीक है, बिना स्टिक वाले, उनको बनाने में इनका प्रयोग, टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग जो ट्यूब है उसको बनाने में किया जाता है। ठीक है, केबल, जो केबल होता है, पॉलीप्रोपिलीन का जो है प्रयोग किया जाता है ट्यूब में। पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो प्रयोग किया जाता है पीवीसी जिसको कहते हैं, अक्सर लिखा भी होता है केबल में, पीवीसी केबल है, तो केबल बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये चारों चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। दोस्तों, रिस्पांस अपना देते रहें, कमेंट बॉक्स में उत्साहवर्धन हमारा करते रहें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो, और अगर कुछ आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई डाउट है, तो अवश्य हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें, उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, जिससे आपको हेल्प मिल सके। कोई भी आपको चीज़ सर्च करनी, कोई मिल नहीं रही है आपके पास, पुस्तकों या नोट्स में कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ सर्च करके आप इजीली किसी भी टीचर का, एजुकेटर की वीडियो पा सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन अगर कर लेते हैं
ठीक है। सब्सक्रिप्शन है विभिन्न कोर्सेज का, जैसे यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस के लिए कोई कोर्स, लेखपाल के लिए कोई आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो पूरा सब कुछ, उसका पूरा सिलेबस की पढ़ाई आपको घर बैठे आराम से ऑनलाइन, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। 1 वर्ष या 2 वर्ष का आपके पास रहेगा, कि या तो 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 1 महीने, 2 महीने, जितने महीने आप पढ़ाई करना चाहते हैं उतने महीने के सब्सक्रिप्शन चार्ज दे करके पढ़ाई कर सकते हैं। रेफरल कोड हमारा यूज कर लीजिएगा तो थोड़ी आपको छूट भी मिल जाएगी, अगर उस समय कोई ऑफ़र चल रहा होगा तो और छूट मिल जाएगी। लेकिन रेफरल कोड याद रखिएगा, UD10 ये लिखा हुआ है, इसको यूज़ करिएगा, ठीक है। इससे आपको वहाँ पर और ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी। तो जैसे 12 मंथ का कोर्स ज्वाइन, और मंथ का भी, 1 मंथ का भी चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। 12 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी ये आपको ठीक ठाक दाम में पड़ जाता है, जैसे 7000 पड़ता है। 24 मंथ के लिए आपको ज्वाइन करना है कोई कोर्स तो मात्र 9100 में पड़ता है। तो मेरी सलाह है कि आप अगर कोर्स ज्वाइन ही करना है 1 ईयर के लिए तो उससे बढ़िया है 2 ईयर के लिए ज्वाइन कर लें। 2 साल आराम से पढ़ाई हो जाएगी, उतने में आप सफल भी हो जाएंगे, आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी, नोट्स और डाउट क्लियर होता रहेगा आपका। दूसरी बात है कि अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं तो ये और भी आपको सस्ते में पड़ जाती है। तो दोस्तों ये अनअकैडमी प्लान्स है जो हमको बताने होते हैं और आपको सुविधाजनक होंगे, क्योंकि हमने भी इसको ट्राई किया है, हमको ये सब दिखाया गया है, तभी हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई शिकायत हो और कोई क्वेरी हो तो आप बताते रहें, कोई जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जय हिंद, जय भारत।